देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज 3 मई से होने जा रहा है, जिसको लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं का देवभूमि में आह्वान करते हुए कहा है कि यात्रा इस बार ऐतिहासिक होने जा रही है, जिसमें यात्रा से जुड़ी सभी सामाजिक संस्थाएं और उत्तराखंड के स्थानीय लोगों और सरकार मिलकर अपना सहयोग प्रदान करे। इसको लेकर भी सीएम ने लोगों से अपील की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि यात्रा में कोई कमी ना हो, इसके लिए भी तैयारियां हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों से कोविड के चलते यात्रा नहीं हो पाई, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। बहुत ऐतिहासिक होने वाली है और सभी जनों के सहयोग से, हमारे सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से यात्रा हमारी अच्छी होगी। इसके लिए हम लोग सब लोग लगे हुए हैं और साथ में हमारे साथ बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं, समाज के लोग स्वयं भी लगे हुए हैं और हम सबका आह्वान भी कर रहे हैं, क्योंकि यात्रा इस बार पिछले 2 सालों के बाद हो रही है, तो यात्रा में संख्या ज़्यादा होनी है और ये हमारे लिए चुनौती भी है और चुनौती के साथ साथ अच्छा करने का अवसर भी है उत्तराखंड के पास। उत्तराखंड की सरकार या उत्तराखंड के लोग, सभी लोग मिलकर हम लोग अच्छा करेंगे। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज टेरी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया और इसके बाद प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार के दावे हवाई दिख रहे हैं। चारधाम यात्रा रूट पर पीने का पानी की भी व्यवस्था नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑल वेदर रोड पर नए स्लाइडिंग जोन बन गए हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उनका अभी तक ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। का एक उद्देश्य जो गढ़वाल मंडल का दौरा था, उसमें चारधाम यात्रा भी मुख्य उद्देश्य था कि मैं उसकी तैयारियों का जायजा भी ले सकूं। जगह जगह जहां जो आपदा के टाइम में जो सड़कें टूटी थी, जो आज से 9 महीने पहले पत्थर गिरे थे, वैसे ही हैं सड़कें अपनी जगह पर टूटी हैं। और जैसे पार्किंग की बहुत सुविधा नहीं कहीं देखने को मिल रही है, जगह जगह जाम लग रहे हैं। पानी की व्यवस्था, जहाँ रुकने की व्यवस्था, वहाँ पानी वहाँ के आम नागरिकों को नहीं मिल रहा, तो जो आने वाले जो हमारे यात्री हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था कैसे होगी, ये सब चिंता के विषय हैं। ऊपर से कोविड का आने का जो सूचनाएं प्राप्त हो रही, कोविड आ रहा है, उसके लिए भी कोई तैयारी सरकार की नहीं है। हमारे जो कारोबारी हैं, जिन्होंने होटल बनाए हैं, अपने होम स्टे बनाए हैं, वो भी परेशान हैं। आने वाले समय में फिर से कहीं कोरोना की पिछली लहर की तरह इस बार भी उनका कारोबार चौपट तो नहीं होगा। और 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर सरकार इस बार पूरी तरह से सतर्क है। इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए हर तरह से तैयारियां पूरी कर ली गई और यात्रियों को कोई भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को साफ पानी, शौचालय और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। वहीं उन्होंने कहा कि यात्रा में व्यवस्थाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। की चारधाम यात्रा जल्दी ही प्रारंभ होने वाली है। सभी कर्मचारी अधिकारियों से मेरा आग्रह है कि अतिथि देवो भव की भावना से पर्यटकों का सत्कार करें और विशेषकर ये ध्यान रखें कि उनकी रहने की व्यवस्था, शौचालय सभी साफ होने चाहिए। विशेषकर हमें शौचालयों का ध्यान रखना है। यात्री आ रहे हैं और वो यूज़ करेंगे शौचालयों को, तो शौचालयों की साफ़ सफाई का विशेष हमें ध्यान रखना है। मैंने कुछ औचक दौरे किए हैं जिसमें ये पाया है कि वहाँ काम हो रहा था, शौचालय साफ़ नहीं थे और कुछ सामान टूटा हुआ था। तो मेरा सभी से आग्रह है कि वो सारी तैयारियाँ पूरी कर लें और निश्चित रूप में कोई उनको मोबाइल फ़ोन से संपर्क करता है तो फ़ोन को उठाएं। अगर वो उठा नहीं पा रहे हैं तो कॉल बैक करें। निश्चित रूप में पर्यटकों की समस्या को सुना जाना चाहिए और उसका समाधान निश्चित रूप में होना चाहिए। और 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। कोरोना के बाद 2 साल की रोक के बाद इस साल भारी संख्या में यात्री आने की आशंका जताई जा रही है। शासन प्रशासन चारधाम यात्रा की तमाम तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है, लेकिन यात्रा के दौरान होने वाले भूस्खलन और उसके बाद मार्ग बंद होना सबसे बड़ी समस्या बनती है। ऐसे में शासन प्रशासन ने चमधार, जवाड़ी और नरकोटा तीनों स्लाइड जोन के ट्रीटमेंट का काम शुरू किया है और ऐसे में जिसकी जिम्मेदारी टीएचडीसी को भी दी गई है। और
तीनों स्लाइड जोन की डीपीआर तैयार करने और जियोलॉजिकल सर्वे करने के लिए कहा गया है। बता दें, लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता राजीव शर्मा ने बताया कि टीएचडीसी 15 मई तक डीपीआर और जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट विभाग को दी जाएगी। उन्होंने कहा, फिलहाल चारधाम यात्रा को देखते हुए भूस्खलन को रोकने की कोशिश की जाएगी। अगर फिर भी भूस्खलन होता है तो वहां हर समय 2 पोकलैंड मशीन, डंपर और जेसीबी की तैनाती की जाएगी। कोरोना महामारी के चलते 2 साल बाद चारधाम यात्रा पूरी क्षमता के साथ संचालित हो रही है। चारधाम यात्रा के लिए आज ऋषिकेश और हरिद्वार से 40 बसें रवाना हुई। रोटेशन की कंपनियों ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के लिए आज पहला जत्था रवाना हुआ है। 40 बसों में 1200 श्रद्धालु रवाना हुए। अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा शुरू हो जाएगी। वहीं 5 मई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा का विधिवत उद्घाटन भी करेंगे। उत्तराखंड में लगातार वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वनाग्नि की रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों से घटनाओं और उनकी रोकथाम को लेकर चर्चा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वनाग्नि को रोकने के लिए वनाग्नि से प्रभावित जिले में जल्द वन विभाग के उच्च अधिकारियों की नोडल अधिकारी जाएगा। और वहीं सीएम ने यह भी कहा कि वनाग्नि को रोकने के लिए आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग किया जाएगा और चारधाम यात्रा के दौरान वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। वहीं इस मौके पर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारी जन सहभागिता पर विशेष ध्यान दें। साथ ही वन पंचायतों में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाए। देखिए, वनाग्नि को लेकर हम लोगों ने आगे की अच्छी प्लानिंग हो, आगे सभी विभागों में अच्छा समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन हो। यहाँ पर इकोलॉजी, इकोनॉमी दोनों बचें। वनाग्नि से जो हुआ नुकसान है उसके बारे में भी आकलन करने को कहा है। साथ ही जो हमारी वन पंचायतें हैं, वन पंचायतों के साथ साथ युवक मंगल दल, महिला मंगल दल और साथ में जो हमारे आपदा मित्र हैं, उन आपदा मित्रों को और उस क्षेत्र के रहने वाले जो हमारे ग्रामीण लोग हैं, उन सभी को सम्मिलित करके हमने कहा है कि ऐसी योजना बनाई जाए, दीर्घकालिक योजना और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्रकार की योजनाएं। वाइल्ड लाइफ की भी जो है जिसमें सुरक्षित रहे, जिसमें जो हमारे पशु हैं उनकी भी सुरक्षा हो, वन संपदा भी बची रहे और आने वाले समय में जो हमारे नौले हैं, धारे हैं, गधेरे हैं, स्रोत हैं, उन पर कितना प्रभाव पड़ा है उसका आकलन करने के लिए भी हमने कहा है। मनरेगा के साथ साथ अन्य जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के साथ भी समन्वय करना है। सभी विभागों को हमने कहा है कि इसका उत्तरदायित्व फिक्स करें और जो डीएफओ हैं, एसडीओ हैं, रेंजर हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक और जो हमारे स्टेट लेवल पर काम करने वाले जो अधिकारी हैं, उन सभी अधिकारियों को एक एक ज़िले का नोडल अधिकारी बनाने के लिए यहाँ पर बात हुई है कि उनको नोडल अधिकारी बनाया जाए, जिससे कि वनाग्नि को तुरंत कंट्रोल किया जाए। चारधाम यात्रा हमारी शुरू हो रही है, उसके लिए सख्ती से जहाँ पर जैसी ज़रूरत हो उस तरीके से वनाग्नि को रोकने का प्रयास करना है। समीक्षा बैठक भी इसमें सभी जनपदों के जिलाधिकारी, सभी डीएफओ डिवीजन के और सारे एसएसपी इसमें उपलब्ध थे और इसमें कुल मिलाकर के जो फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए तात्कालिक और दीर्घकालीन योजना बनाने पर बहुत गंभीरता के साथ विचार किया। पहली बात तो आप लोग बता दें कि विगत वर्षों के मुकाबले अभी करीबन 50% ही जितना अप्रैल तक विगत वर्ष फॉरेस्ट फायर केसेस हुए थे, इस साल उसका अभी 50% पे है। यानी इस बार आज पिछले वर्ष के मुकाबले आधा है। और लगातार इसमें सबसे बड़ा ये है कि हम लोगों ने लगातार प्रयास किया कि पब्लिक पार्टिसिपेशन हो और जो दीर्घकालीन नीति है उसमें भी हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से हम इसको आग की घटनाओं को रोकने का काम करें, जिसमें हमने कई इनोवेटिव स्टाइल दिए हैं। मतलब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भी जनपदों में कमेटियां बनी हैं और जिलाधिकारी और एसडीआरएफ फंड से तमाम पैसा, एंटाई फंड और एसडीआरएफ फंड से भी पैसा फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए दिया गया।
और चारधाम यात्रा के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य में आने वाले तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम धामी ने सिग्मा हेल्थ केयर की ओर से चारधाम यात्रा मार्गों पर उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क सेवाओं का फ्लैग ऑफ किया और बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन सीएम आवास पर हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए सरकार तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस चारधाम यात्रियों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पूरी यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है। हम सभी की यात्रा अच्छी हो, सुगम हो, सरल हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ सभी लोग आएं और जाएं, उसके लिए लगातार हम लोगों का प्रयास है। सारे विभागों से हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं और जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी आगे आ रही हैं। पिछले कई वर्षों से बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं। आज भी एक संस्था के द्वारा अपने पूरे डॉक्टरों की टीम, एम्बुलेंस इत्यादि यहाँ से हम रवाना कर रहे हैं, जो पूरी यात्रा के दौरान पूरे उत्तराखंड के अंदर रहेंगे और लोगों को सुविधाएं प्रदान करेंगे। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के चलते हरिद्वार प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और इसी को लेकर जिलाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत अब हरिद्वार में बिना मास्क घूमने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। और आपको ये भी बता दें कि प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों और चारधाम यात्रा में संक्रमण को रोकने के लिए ये फैसला लिया है, जिसकी जानकारी देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिले में अब मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 मई से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के 2 कार्यक्रम प्रस्तावित हुए हैं, जिनमें उत्तराखंड परिसंपत्ति बंटवारे में सहमति के आधार पर कुछ संपत्ति का हैंडओवर होना है। साथ ही उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव भी जाएंगे, जिसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ हरिद्वार में उत्तर प्रदेश के पर्यटन आवास का भी लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम है, एक तो हमारा 5 तारीख को परिसंपत्तियों का जो बंटवारा हुआ है वो विधिवत रूप से उसको एक दूसरे राज्यों का जो होना है हैंडओवर होना है, और एक कार्यक्रम उनके अपने जो पैतृक गांव है वहाँ होना है, तो रहेंगे दोनों में। और अब उत्तराखंड में उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। चंपावत विधानसभा सीट पर 31 मई को वोटिंग होगी। आपको बता दें 3 जून को मतगणना होगी। सीएम धामी को बीजेपी से उम्मीदवार बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। चंपावत विधानसभा सीट पर 31 मई को मतदान और 3 जून को मतगणना होनी है, तो सीएम धामी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। तो चंपावत विधानसभा सीट पर 31 मई को ये वोटिंग होने जा रही है और बीजेपी ने सीएम धामी को उम्मीदवार बनाया है। 3 जून को मतगणना होगी। इस वक्त की अहम और बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। तो कयास पूरे यही लगाए जा रहे थे कि सीएम धामी को उम्मीदवार बनाया जाएगा और अब ये बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, सीएम धामी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। 3 जून को मतगणना होगी। हरीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। हरीश, उत्तराखंड में उपचुनाव से जुड़ी ये अहम जानकारी, फिलहाल सीएम धामी का नाम पहले ही सामने आ रहा था और अब ये फिक्स भी हो गया। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरह से कोमल उत्तराखंड में उपचुनाव होना है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए जो कैलाश गहतोड़ी हैं, उन्होंने चंपावत से अपनी सीट छोड़ी है और इस सिवेज में अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। और जो पुष्कर सिंह धामी है बीजेपी कैंडिडेट और मुख्यमंत्री के कैंडिडेट भी हैं, वो चंपावत से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी कांग्रेस या अन्य दलों की अगर हम बात करें तो उन्होंने कोई अपना उम्मीदवार अभी तक चुनाव के अगेंस्ट नहीं, सीएम के अगेंस्ट नहीं खड़ा किया है। तो अब देखना होगा कि कब तक जो अन्य लोग हैं, अन्य राजनीतिक जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, कब तक अपने जो प्रत्याशियों का नाम सामने लाते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो चंपावत विधानसभा सीट से जुड़ी ये अहम जानकारी, 3 जून को मतगणना होगी। बता दें
सीएम धामी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। ये बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं उत्तराखंड में उपचुनाव से जुड़ी। चंपावत विधानसभा सीट पर 31 मई को वोटिंग होगी, 3 जून को मतगणना। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 मई से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। वो पौड़ी गढ़वाल की यमकेश्वर विधानसभा में स्थित अपने पैतृक गांव पंचुर पहुंचेंगे। योगी का 3 मई को पंचुर पहुंचने का प्रस्तावित कार्यक्रम है, जहां पहुंचकर गांव के पास स्थित गुरु गोरखनाथ पीजी कॉलेज में अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का वो अनावरण करेंगे। सीएम योगी यमकेश्वर में महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय का दौरा करेंगे। योगी के उत्तराखंड दौरे को लेकर उत्तराखंड वासियों में खास खुशी देखी जा रही है। विशेषकर पौड़ी जिले में ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिल रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित कार्यक्रम में अपने गुरु की प्रतिमा के अनावरण के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचेंगे, जहां अपनी माता का वो आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि ये बड़े गर्व का विषय है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके जिले से संबंध रखते हैं, आने वाले प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हमको भी आज अच्छा ले पाएंगे, अपने गुरु जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे और उसके बाद हो सकता है माता जी से आशीर्वाद लें। बाकी प्रोटोकॉल की बहुत ज़्यादा जानकारी हमको भी नहीं है, परंतु संगठन बहुत ज़्यादा उत्सुक है योगी जी के स्वागत के लिए। पूरा संगठन, पूरा जिला, हमारे सब नेतागण, जितनी जानकारी मुझको है, बहुत उत्सुक हैं और बहुत भव्य स्वागत योगी जी का होने जा रहा है। देश तो बहुत अच्छा जाएगा। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी अपने गृह क्षेत्र में आ रहे हैं और हम लोगों को भी बड़ी उत्सुकता है कि एक बार उनके दर्शन करें और क्षेत्रीय जनता उनके दर्शन के लिए अवश्य मिलेगी। जैसे कि एक बयान स्टेटमेंट आया था कि अपनी माँ का आशीर्वाद लेने आएंगे, तो क्या लगता है आपको? तो जब घर आएंगे तो माँ का आशीर्वाद तो लेंगे ही, माँ भी दर्शन करेगी अपने बच्चे का। देना चाहता हूँ पहले तो योगी आदित्यनाथ जी का जो 3 तारीख का भ्रमण प्रोग्राम है उसमें वो अपने गुरु आदित्यनाथ जी का अनावरण करने आ रहे हैं मूर्ति का। तो उसके बाद उनके जो प्रोटोकॉल के हिसाब से उनकी माता जी से मिलने का जो भी समय होगा वो मिलने जाएंगे और इसमें ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी खुशी की लहर है और हम भी जरूर मिलने जाएंगे उनसे। यूपी के जो मुख्यमंत्री है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, वो पौड़ी में भी आएंगे और उत्तराखंड दौरे पर हैं और संभवतः अपने गुरुजी का जो प्रतिमा का उसका अनावरण करेंगे। तो बहुत खुशी की बात है कि अपने गुरु का सम्मान हमें तो करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए और उन्होंने एक संदेश भी दिया है। और इसके साथ साथ वो अपने घर में भी अपनी माँ का आशीर्वाद लेने शायद संभवतः यहाँ पहुँचेंगे। अभी प्रोटोकॉल की जानकारी पूर्णतः नहीं हो पाई है। इसके साथ साथ जो कार्यक्रम था अपनी गुरु की प्रतिमा का, वो पहले कोविड काल में होना था लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाया और उसके बाद अब ये कार्यक्रम हो रहा है, तो बड़ी हर्ष का विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि वो पौड़ी जिले से संबंधित रखते हैं, तो हमारे लिए भी हर्ष का। और वहीं अल्मोड़ा जिले के विकास भवन सभागार में सांसद अजय टम्टा ने बैठक ली। इस बैठक में अजय टम्टा ने जिला विकास समन्वय निगरानी समिति के साथ चर्चा की, जिसमें जिले के विभागीय अधिकारियों के साथ केंद्र सरकार की पोषित योजनाओं की समीक्षा की गई। इस मौके पर सांसद अजय टम्टा ने मनरेगा, प्रधानमंत्री सड़क, अमृत सरोवर सहित जल मिशन की योजना में पारदर्शिता के साथ काम करने के साथ ही दिशा निर्देश दिए और साथ ही साथ बजट का सही समय पर उपयोग करने के निर्देश भी दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की आज की बैठक में सभी अधिकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आगामी टाइम में जो भी मनरेगा की बैकलॉग है उसको पूरा करें और जो घर घर नल योजना का लाभ सब तक मिले, सेकेंड फेज़ के काम को भी पूरा करने का योगदान करें। PMGSY की 3rd फेज़ के लिए जो सरकार की नई गाइडलाइन आई है उसके अनुसार रोडों का चयनित करें और पानी के दूरगामी काम को देखते हुए अमृत सरोवर करके हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाने की योजना है, उसके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार के धन को समय से व्यय करके यहाँ से सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें, जिससे कि केंद्र से आने वाला पैसे में कोई कमी ना रहे, समय से पैसा आए। यही
उत्तराखंड में मौसम का मिजाज फिर बदल गया है। मौसम ने फिर करवट ली है। बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम के बदले ही मिजाज से जहां उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है, वहीं राजधानी देहरादून समेत मैदान से लेकर पहाड़ तक जबरदस्त बारिश हो सकती है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश के साथ ही कहीं कहीं बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना जताई है। पर्वतीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश भी होगी, और जबकि मैदानी क्षेत्रों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। लेकिन मौसम के बदलते मिजाज के चलते 6 और 7 मई को एक बार फिर मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश की संभावना है। और 3 मई को देश भर में मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद उल फितर मनाई जाएगी, जिसको आमतौर से मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। ईद के त्यौहार को लेकर राजधानी देहरादून के बाजारों में रौनक है और लोग 2 साल बाद ईद को खुशी से एक दूसरे के साथ मनाने की तैयारियों में जुटे हैं। वहीं प्रशासन भी त्योहार को लेकर अलर्ट है और हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रहा है। ईद का जो मकसद है, ईद के मानो खुशी के आते हैं, तो उसको एक ईद उल फितर के माने जोड़ने के आते हैं कि खुशी के मौके पर सबको जोड़ा जाए, सबको इकट्ठा किया जाए और जितनी खुशी हो साथ ही साथ अपने भाइयों के साथ मिलजुल करके इस खुशी को बांटा जाए। ये ईद का मकसद है। और जहाँ तक तैयारी की बात है, वो ये है कि आदमी खुशी के मौके पर थोड़ा साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है। जिनके पास गुंजाइश होती है वो अपना पैसे से नया जोड़ा खरीदता है, जिसके पास गुंजाइश नहीं होती वो पुराना धो करके पहन लेता है। तो ये सब चीज़ें हैं दुनिया में। ये दुनिया है, ये इसमें अच्छा भी है, बुरा भी है, बड़ा भी है, छोटा भी है। और हरिद्वार में अब नगर निगम के नए क्षेत्रों के साथ ही टैक्स लागू होने के साथ ही आज तक छूटे हुए कुछ इलाकों में आवासीय और व्यावसायिक कर लागू हो जाएगा। बता दें कि इसके लिए नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। निगम ने संबंधित क्षेत्रों के पार्षदों को पत्र जारी करेगा और जिसमें पार्षद अपने वार्डों के टैक्स से छूटे हुए क्षेत्रों की जानकारी देंगे, जिसके बाद 15 दिनों के अंदर टैक्स लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि हरिद्वार नगर निगम में परिसीमन से पहले 30 वार्ड थे। नए परिसीमन के बाद वार्डों की संख्या 60 हो गई। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में टैक्स का मुद्दा उठाया गया, जिसके बाद नगर आयुक्त ने सभी इलाकों में टैक्स लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। और वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में सम्मान समारोह में शिरकत की। साथ ही उन्होंने मानवाधिकार संरक्षण समिति की बैठक ली है और इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मानवाधिकार समिति देश के 18 राज्यों में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार मनुष्य के पैदा होते ही शुरू हो जाते हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो समाज और मानव के विरुद्ध काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी धार्मिक नगरी है, हमारी आस्था की नगरी है। यहाँ जिस प्रकार से जो मेरे शहरी विकास से संबंधित HRD और तमाम बातें हैं उसको लेकर मैं बैठक ले चुका हूँ और यहाँ की जो मर्यादा है वो बनी रहे उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो मैंने शहरी विकास से संबंधित बात कही है कि यहाँ 24 घंटे में 8-8 घंटे की 3 पालियों में यहाँ सफाई व्यवस्था, शौचालय साफ सुथरे, और जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे यात्रा प्रारंभ होती है तो अनेकों लाखों लोग आते हैं। उनके आने के बाद आने वाली जो संक्रामक रोग है उसको दृष्टिगत हमारे यहाँ लगातार यानी नियमित आज से यानी 1 मई से लगातार छिड़काव के लिए मेरे द्वारा। और लक्सर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि कंपनी चलाने के नाम पर ज्यादा पैसे दिलाने का लालच देकर धोखाधड़ी करने वाले शख्स को खानपुर पुलिस ने हरियाणा के रोहतक जिले से गिरफ्तार किया है। वहीं मौके पर पहुंचे पीड़ितों ने बताया कि आरोपी ने करीब 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दिसंबर माह में जो है यहाँ क्षेत्र में यहाँ पे रायसी क्षेत्र और इधर खानपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति जो है यहाँ से पैसे इकट्ठा करके स्कॉल इंडिया नाम से एक कंपनी चला रखी है ऋषिकेश से, और काफ़ी लोगों का यहाँ से पैसा इकट्ठा किया है। पैसा इकट्ठा करने के बाद कंपनी बंद करके ये भाग गया था। इस संबंध में जो है थाना खानपुर में एक FIR दर्ज हुई थी। रामधन आदि लोगों ने
FIR दर्ज कराई थी। उसमें थाना पुलिस खानपुर द्वारा रोहतक से एक रविंदर नामक जो मेन इसका करता धरता है कंपनी का, जिसने फर्जी कंपनी तैयार की थी, उसे गिरफ्तार करके लाए हैं। उसे आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है और विस्तृत पूछताछ की जाएगी, जिसमें पुलिस रिमांड कस्टडी रिमांड के लिए भी जो है कोर्ट से जो है रिक्वेस्ट की गई है और आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। 2019 में मेरे संपर्क में आए थे, तो उन्होंने बोला कि स्कोर इंडिया करके कंपनी है, उसमें मैं कर्मचारी हूँ और वहाँ वो कंपनी इन्वेस्ट कराती है, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अपना बिजनेस है और जो हम पैसा लगाते हैं उसका 27% एक्स्ट्रा करके हर महीने में देती है। तो ऐसे करके लगभग 2-2.5 लाख रुपए मेरे थे और मेरे जो परिचित हैं 30-35 लोग हैं और हमारे लगभग 35 लाख रुपए हैं जो ये लोग ठग कर ले गए हैं। और इसके अलावा लगभग क्षेत्र के पूरे ज़िले के हम कह सकते हैं कि 200-250 लोग हैं जिनका करोड़ों रुपए इन लोगों ने ठगा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।